recording on. बेटा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इन पे हमारे ये क्वेश्चन है. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 1500. ठीक है, तो इसका मोलैरिटी गिवन है KCl की और इसका रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम. ठीक है, what is the cell constant if the conductivity of this much molar solution is इतना. तो कंडक्टिविटी भी गिवन है और अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट. तो हमें साफ साफ तीन वैल्यूज या दो वैल्यूज पता चली गई हैं. के भी गिवन है, मतलब रेजिस्टेंस गिवन है, तो के इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A. ये है हमारा सेल कांस्टेंट, ये हमें निकालना है. ये है के, दैट इज दिस वन. व्हाट इज द सेल कांस्टेंट. ठीक है, ये रही कंडक्टिविटी, दैट इज 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू आर कितना है 1500 यहाँ से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. L/A आपको निकालना है, ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट था. दिस वन इज कि आपको के गिवन था. दिस वन 10th क्वेश्चन देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन रिजल्ट गिवन. ठीक है, कैलकुलेट लैम्डा एम है, मतलब दिस वन फॉर ऑल कंसंट्रेशन एंड प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम एंड अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो अगर आपको याद आ गया हो तो इस क्वेश्चन में ये हमारा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन फॉलो होते हुए. ठीक है, और आगे यहाँ कोलाइड करके ये टच होगा. फिलहाल ग्राफ तो हम ड्रॉ करने रहे. नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड. ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड इज इतना. ये कंडक्टिविटी हमें गिवन है. ओके, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी तो आ जाएगी. ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड इज दिस वन. तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकालेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन मोलैरिटी. ठीक है, और यहाँ आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, ये निकालना है. मोलैरिटी आपको गिवन है, के आपको गिवन है. तो ये दो वैल्यूज आप यहाँ पुटअप कर देंगे, मोलैरिटी और के, तो लैम्डा एम आ जाएगा. इसके बाद इन्होंने कहा है कि लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज इतना. यहाँ से लैम्डा एम निकालेंगे और लैम्डा एम नॉट गिवन है. एक फॉर्मूला आज अभी पढ़ लेंगे कि अल्फा कैसे निकाला जाता है. लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये अल्फा आता है. तो यहाँ से अल्फा निकलेगा. और इन्होंने अगले स्टेप में कहा है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट. एक बार आपको जब अल्फा पता चल जाता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. वो जो अल्फा पता हुआ है वो यहाँ पुटअप कर दीजिएगा और अल्फा निकलने के बाद ये आपका सॉल्व होके के आ जाएगा. तो इसके लिए थोड़ी सी जो आज हमारी पढ़ाई रह गई है इसकी, उसको हम पहले करा देते हैं. ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा एक रह गया है टॉपिक, वो हम पहले कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा. तो अगला टॉपिक हमारा है इसी में, दैट इज कोलरॉश लॉ. कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. ठीक है बेटा, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. क्या है ये कोलरॉश लॉ और क्यों दिया है ये कोलरॉश लॉ भैया, है क्या, दे क्यों दिया. ठीक है, तो बेसिकली इस लॉ का ये नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. ठीक है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाली गई या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी निकाली गई अलग अलग डाइल्यूशन पे. जैसे अभी कहा था ना, ग्राफ बना के दिखाइए, तो अलग अलग डाइल्यूशन, अलग अलग कंसंट्रेशन पे कंडक्शन निकाल के देख रहे थे. ठीक है, और ये देखा इन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि ये जो NaCl है, इस NaCl की मैक्सिमम करंट पता चल रही थी. ठीक है,
सपोज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए NaCl की मैक्सिमम करंट 90 यूनिट है, ओके। फिर इन्होंने KCl की मैक्सिमम करंट निकाली, तो वो भी जब पता चली मैक्सिमम करंट, लेट सपोज, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे, कम होती ज्यादा होती, अभी उतना नहीं सोच रहे, अगर मान के चल रहे हैं कि KCl की मैक्सिमम करंट 120 यूनिट है सपोज, ठीक है, तो इन दोनों की करंट में 30 यूनिट का अंतर है। डन। इसके बाद यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया लैम्डा m नॉट NaI और Ki में, ठीक है, और ये देखा, ये सपोज 100 था और ये 130 था, और अभी भी डिफरेंस 30, दैट मींस डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा था, ठीक है। फिर इन्होंने इस चीज को एक लॉ में चेंज किया इसके रिजल्ट से। जरा सोच के देखना कि आपको समझ में आ रहा है, साइंटिफिक माइंड है नहीं है आपके पास, कि ये जो रिजल्ट आए उससे उन्होंने एक लॉ बनाने की कोशिश की। क्या चीज? इन्होंने कहा है इससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। मतलब लॉ को हमने 2 पॉइंट्स में बांट दिया है। पहला पॉइंट कि अगर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी हम मैक्सिमम करंट निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, हाईएस्ट वैल्यू। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, तो वो कंडक्टेंस इक्वल होगी इसके जितने भी आयन हैं, जैसे यहां Na आयन है और यहां Cl आयन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा इन दोनों के मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी जो भी है इन दोनों की, उसके सम के इक्वल होगी। मतलब NaCl की जो भी करंट कैरिंग या मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जिसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कह रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह रहे हैं, इट विल बी सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। ऐसे ही KCl की जो भी मैक्सिमम करंट होगी, वो KCl की मैक्सिमम करंट K आयन और Cl आयन के सम के इक्वल होगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टेंस जो होती है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं, उनकी मैक्सिमम कंडक्टेंस के सम के इक्वल होती है। जैसे यहाँ Cl और Na थे, यहाँ Cl और K थे, इनके सम के इक्वल। एक पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया? द मैक्सिमम कंडक्टेंस बाय एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट आयन हैं, उनकी करंट के सम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ Na की एक मैक्सिमम करंट होगी, एक Cl की होगी, यहाँ K की होगी, Cl की होगी, इनके सम के इक्वल होगा। डन। एक पॉइंट ये हुआ। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई NaI की मैक्सिमम करंट किसके इक्वल होगी, तो NaI की मैक्सिमम करंट होगी लैम्डा m नॉट NaI प्लस लैम्डा m नॉट I आयन, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम करंट इसके इक्वल, या और कोई नाम ले लिया मैंने, लैम्डा m नॉट KI की मैक्सिमम करंट किसके इक्वल होगी, लैम्डा m नॉट K आयन प्लस लैम्डा m नॉट I आयन, ठीक है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट अगर आपको समझ में आए, एनालाइज कर लें तो दूसरा पॉइंट ये था, ये जो भी मैक्सिमम करंट किसी आयन की होती है, जैसे K आयन की कोई एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये इंडिपेंडेंट होती है इसके पड़ोसी आयन पे, कि पड़ोसी आयन I है या Cl है, इस पे डिपेंड नहीं करती। एक बार सोचना, हमने क्या कहा है? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब आएगी? जब कोई आयन दूसरे आयन के इंफ्लुएंस में है या बिल्कुल इंफ्लुएंस में नहीं। तो भैया कोई एक आयन है, दूसरा भी आयन है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, नो इन्फ्लुएंस। तो इसकी मैक्सिमम करंट में इस पड़ोसी आयन का कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब पड़ोसी आयन तुम अगर बदल भी दो तो भी इसकी मैक्सिमम करंट वही रहेगी, ठीक। अब जरा एक बार फिर से देखिए, ये पिछला एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिखा था कि इन दोनों की करंट का अंतर 30 था, इन दोनों की करंट का भी अंतर 30 ही रहा। भले टोटल वैल्यूज अलग हुई, लेकिन करंट का अंतर 30 ही रहा। क्यों?
क्योंकि Cl आयन की जो भी करंट यहां थी वही Cl आयन की करंट यहां थी, ठीक है। तो दोनों की करंट यहां Cl की क्या रही बच्चों, सेम, और अगर वो सेम रही तो कट गई, और इनकी भी करंट की वैल्यू जो यहां थी वही यहां है, तो इसीलिए डिफरेंस क्या रहा, सेम। तो अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, तो पॉइंट क्या आया, सेकंड पॉइंट, कि किसी भी आयन की जो अपनी कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती, इसीलिए कहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, या इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो इस लॉ के 2 पॉइंट अभी तक हुए, क्या आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए? भैया पहला पॉइंट ये लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मैं एसिटिक एसिड की मैक्सिमम करंट निकालना चाहता हूं या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहता हूं, तो मुझे इनके दोनों के दोनों आयन इनकी लिमिटिंग करंट पता होनी चाहिए, और इनकी लिमिटिंग करंट का सम इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम करंट होगी। यानी जो भी करंट कैरिंग पावर है वो अपने आयंस की वजह से है, और जो भी आयंस मैक्सिमम करंट कैरी करते हैं उनके सम के इक्वल है। और दूसरा पॉइंट ये लॉ कह रहा है कि जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एसीटेट आयन की है वो एसीटेट आयन की है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि पड़ोस में H आयन था, Na आयन था या कोई और आयन था। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ अदर आयन, वो चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, कोई भी आयन हो, उस पर इंफ्लुएंस नहीं। ये दो बातें क्लियर है, पहली दोनों बातें। जैसे अगर BaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अगर निकालनी है, तो BaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब होगा, ये इक्वल टू का साइन कर लीजिए, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m नॉट Ba आयन प्लस ट्वाइस इनटू लैम्डा m नॉट ऑफ क्लोराइड आयन। ट्वाइस क्यों किया भाई, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस हमें 1 मोल की पता होती है और वहां क्लोरीन के 2 मोल हैं, तो डबल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 2 मोलर की मोलर कंडक्टेंस को ऐड करेंगे, तो यहाँ डबल करके लिखेंगे, ठीक है, कॉमन सेंस था। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब पॉइंट ये है, ये लॉ दिया ही क्यों है भाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लॉ, ये लॉ दिया क्यों है, इस लॉ से फायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका मेन एक ही एप्लीकेशन है, वो मेन एप्लीकेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। भले ही उस एप्लीकेशन को हम फर्दर एक्सटेंड करते करते 3 या 4 एप्लीकेशन बना लेते हैं, है एक ही एप्लीकेशन। क्या? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे मैंने अभी एसिटिक एसिड लिखा, या कोई और, जैसे ये HCN है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी टूटते ही नहीं पूरे, ठीक है। तो ये एक माइजर मतलब एक कंजूस जैसा कोई प्राणी है जो 100% खर्चा करता ही नहीं। तो ये जो HCN था, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालें भाई, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लाने के लिए तो हमें इनके इंडिविजुअल जो आयंस है ना उनकी मैक्सिमम करंट पता हो, और ये दोनों, या ये कहें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कल ग्राफ में देखा था, 100% आयनाइज ही नहीं हो रहा। तो जब 100% आयनाइज ही नहीं हो रहा तो हमें इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग पता ही नहीं लग रही, तो हम कैसे निकालें? तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, लाइक मैंने HCl ले लिया, अब ये जरा कॉमन सेंस लगा लेना, HCl टूट के देगा H आयन Cl आयन। मैंने लेट सपोज दूसरा ले लिया है NaCN। बच्चों अगर आपको याद हो, all salts are strong electrolyte, chemical ionic equilibrium class 11, all salts are strong electrolyte। तो ये Na आयन और Cn आयन देगा, एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये भी फुल टूटेगा। और हमने NaCl की करंट निकाल ली, तो NaCl की करंट होगी Na आयन एंड Cl आयन, और इन तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हमें पता होगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCN पता है, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl भी पता है। और ये हमने जो ओपन करके लिखा है, ये हमारा एनालिसिस से है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपने आयंस की कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। डन।
अब हमने क्या किया, हमने पहली दो वैल्यूज को ऐड किया और तीसरी वैल्यू इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दी। ये जो थर्ड वैल्यू है ये माइनस कर दी। भैया क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम कुछ चीज सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये थर्ड वैल्यू हमने सब्सट्रैक्ट की, तो ये NaIN है। Na के पड़ोस में चाहे Cl हो चाहे Na के पड़ोस में CN हो, वैल्यू तो सेम होगी। और अगर मैंने ये थर्ड वाली वैल्यू माइनस की है तो गारंटेड ये Na और ये Na वैल्यू सेम है, हट जाएंगी। ये Cl वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में हट जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू x है, इसकी y है, इसकी z है, अगर मैंने x प्लस वाई माइनस जेड किया है, x प्लस वाई माइनस जेड किया है, तो जो आंसर बचा हुआ आया वो किसका आया? x प्लस वाई माइनस जेड में एक ये बच गया हमारे पास, एक ये बच गया, और ये अगर ये दोनों चीजें बची हैं दैट मींस H और CN बचे हैं। इनकी मैक्सिमम करंट आई है और इन्हीं की मैक्सिमम करंट ही तो लैम्डा नॉट मैक्सिमम ऑफ HCN है। तो अगर आपको समझ में आया हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो पूरा टूटता नहीं, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस निकाल दी। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ? ठीक है, तो स्टार्टिंग से आते हैं। पहला पॉइंट, डिफाइन कोलरॉश लॉ। तो डिफिनेशन में आप 2 पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? The limiting molar conductance of any ion is independent on the nature of the opposite ion. Therefore, this law is also known as law of independent migration of ion. फिर application of Kohlrausch law. पहला application है to determine limiting molar conductance of weak electrolyte. बच्चों, weak electrolyte जो है वो कभी 100% टूट ही नहीं रहे थे, तो weak electrolyte की limiting molar conductance निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। डॉन हो गया ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के करंट निकालने का एक तरीका हमने ले लिया कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन हो तो कुछ हम ऐसे जोड़े और घटाएं कि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पता चल जाए। अभी भी ये ध्यान रखना, एक एक की हमें कोई कंडक्टेंस अलग अलग नहीं पता है। अगर मुझे अलग अलग इनकी कंडक्टेंस पता होती तो हम सीधा कहते सोडियम आयन की कंडक्टेंस इतनी, क्लोराइड की इतनी, जोड़ दो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें पूरे इलेक्ट्रोलाइट की पता है, हमें इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोलाइट की पता है। तो इनको आप मैनिपुलेट करेंगे, किन्हें जोड़ना है किन्हें घटाना है, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स में कि भाई Na घट रहा है तो Na आयन हट गए, Cl हट रहा है तो Cl आयन हट गए, बच्चे कौन से? ये दोनों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस NH4OH की निकालनी है, NH4OH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड मुझे एग्जामिनर ने दे रखा है कि NH4Cl की करंट दे रखी है, NaOH की दे रखी है और NaCl की दे रखी है। लेट सपोज ये वाली वैल्यू x दी है, ये y दी है, तो ये z दी है। अगेन अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे NH4 आयन की वैल्यू चाहिए, OH आयन की वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे J नहीं चाहिए, J नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात। तो Na और Cl नहीं चाहिए और उल्टी करंट हमें एक इसमें दिख ही रही है, पहली जोड़ के तीसरी को माइनस करेंगे। वेरी गुड बच्चों। तो x प्लस वाई माइनस जेड, मैंने दोनों क्वेश्चन सेम वैल्यू पे दे दिए, मैं इसे चेंज करना चाह रहा था लेकिन चलिए जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उस हिसाब से फिर वही आ गया, x प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आ गया। ओके, तो पहला एप्लीकेशन मतलब डिफाइन कोलरॉश लॉ, और दूसरा पहला एप्लीकेशन आपको क्लियर है। पहला एप्लीकेशन बोले तो टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जब पहला एप्लीकेशन आ गया, अब दूसरे एप्लीकेशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा, ये अल्फा इज ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। टू डिटरमाइन अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम पहले क्या निकाल चुके हैं? हम पहले निकाल चुके हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जब हमें लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पता है, मतलब हमें ये पता है ये मैक्सिमम कितनी करंट कैरी कर सकता है। ठीक है, और अभी का लैम्डा एम निकाल लिया। लैम्डा एम मतलब इतनी करंट ये अभी कैरी कर रहा है,
मैक्सिमम हमने पहले निकाल चुके थे, इतनी कर सकता था, इतनी करंट कैरी कर सकता है, इतनी कर रहा है, इसका मतलब ये 1 में से इतना टूटा हुआ है, और यही वाली चीज क्या कहलाती है, 1 में से कोई कितना टूटा है तो अल्फा। सिंपल भाषा में सुनिए, सपोज दैट कोई भी प्राणी खर्चा कर रहा है, आपने देखा हाँ भाई कितना खर्चा कर रहा है, देखा भाई उसने एक दिन में लेट सपोज 2000 रुपए खर्च किए, गुड, ठीक, 2000 खर्च कर, फिर आपने किसी तिगड़म से ये पता लगा लिया ये मैक्सिमम कितने खर्च कर सकता था, मतलब उसके टोटल पैसे कितने थे, तो पता चल गया भाई इसके पास 20,000 रुपए थे, इसने खर्च कितने किए 2000, कितने परसेंट खर्च किए 20,000 में 2000, एक में 2000 बटे 20,000, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। अभी मैंने सिर्फ अल्फा कहा है, अल्फा इन परसेंटेज कहूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा का बेसिक मतलब होता है एक मोल, यानी यूनिटरी अप्रोच, एक मोल में से कितना टूटा, और जब हम परसेंटेज कहते हैं तो इनटू 100 या मल्टीप्लाई बाय 100 कहते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट, आप अल्फा कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना अल्फा आप तभी निकाल सकते हैं जब लैम्डा एम नॉट आपको पता हो, मतलब वो पिछले एप्लीकेशन से लैम्डा एम नॉट आपको देंगे या डायरेक्ट दे देंगे, कई बार कहेंगे अल्फा बताइए, जैसे आज जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसमें उन्होंने लैम्डा एम नॉट दे रखा था, लैम्डा एम निकलवाया था और उसके बाद अल्फा पूछा था, तो अल्फा क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, बेसिकली ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा आता है। तो हमारे दो एप्लीकेशन हो गए, पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकालेंगे, दो एप्लीकेशन क्लियर। अब बेटा अल्फा जहां जहां लगा वो भी एप्लीकेशन में ही आ गए, मतलब उन्होंने कह दिया टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे एक न्यूमेरिकल अभी देखा था, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, आई होप सो आपको याद हो, 1 मोल है, ये नहीं है, ये नहीं, 1 में से अल्फा टूटा और ये बचा 1 माइनस अल्फा, लेकिन यूनिटरी अप्रोच थोड़ी हर बारी चलेगी, 1 थोड़ी होगा हमेशा, तो अगर इनिशियल सी है तो सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के का फॉर्मूला आता है ए आयन इंटू बी आयन अपॉन ए बी, और अगर आपको याद हो तो ए आयन की जगह सी अल्फा, बी आयन की जगह सी अल्फा और ए बी की जगह सी 1 माइनस अल्फा, यानी खाली वैल्यूज पुटअप करें तो ये सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा। और एग्जामिनेशन में हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बस अल्फा शुड बी लेस देन 0.5% या अल्फा 0.05 से कम हो, 5% है ना, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 0.5 लिया 50% हो गया भाई, तो गलत हो जाएगा, सॉरी, तो 0.05 से अल्फा कम हो तो अल्फा नेग्लेक्ट कर देते हैं, नीचे वाला टर्म नेग्लेक्ट, यहां से आंसर आएगा। तो कुलरोश लॉ में अभी तक आपको पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि भैया इसका डेफिनेशन क्या है कुलरोश लॉ की, सेकंड उसके एप्लीकेशंस क्लियर होने चाहिए, पहला एप्लीकेशन इसका लैम्डा एम नॉट कैसे निकाला, दूसरा एप्लीकेशन अल्फा कैसे निकाला, और तीसरा अल्फा डिपेंडेंट, हो सकता है आपसे पीएच निकलवा ले, पीएच होता है माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, और माइनस लॉग एच आयन को सी अल्फा से अगर लिखना हो तो ये अल्फा यहां से आएगा फिर यहाँ पुटअप होगा, ऐसे ही अल्फा का और भी कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे अभी मैंने आपको चौथा बताया के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ से आएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यहाँ से अल्फा यहाँ पुटअप हो जाएगा, ठीक है, मतलब लैम्डा एम नॉट पुटअप हो जाएगा फिर अल्फा आएगा, अल्फा यहाँ पुटअप होके पीएच भी आ सकती है, अल्फा यहाँ पुटअप होके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी आ सकता है। बोलो बच्चों कुलरोश लॉ हेडिंग क्लियर है? कुलरोश लॉ में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसी यही न्यूमेरिकल्स में चेंज हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, यही न्यूमेरिकल्स में चेंज होंगे। गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे शिफ्ट हो जाएं। अगली हेडिंग का नाम है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि भैया हमने एक कंटेनर लिया उसमें NaCl डाला करंट लगाई
एक आयन कैथोड पे गया, एक आयन एनोड पे गया, तो मुझे बताओ कैथोड पे कौन गया, एनोड पे कौन गया, सिंपल। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक क्वेश्चन होता है which ions will deposit at cathode and anode, या what are the reactions taking place at respective electrodes, कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिख के दिखाओ, ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। पहला पॉइंट, भैया इसको ना पॉइंट्स में पढ़ना, गलती ना हो। पहला पॉइंट, एक रॉड या एक इलेक्ट्रोड्स होती है वो कहलाती है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का ध्यान रखना है। चक्कर क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक, कौन कौन सी तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक, दूसरा डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड है या एक्वस है, उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा, फ्यूज और एक्वस जब हम करेंगे तो अपने आप क्लियर होगा कि इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। तीसरा, इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ वीडियो कॉल होगी सर, ठीक है। हाँ शायद। बोलो बच्चों, एक्टिव इलेक्ट्रोड समझ में आया? ठीक है, मुझे मालूम है बीच में कनेक्शन करप्ट हुआ है 2-3 बार, तो इसलिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। व्हाट आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स? एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड हैं which themselves takes part in the reaction. They not only just provide the passage of electron, they themselves either deposit or evolve. That means जैसे कॉपर लिया और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि कॉपर डिसॉल्व होगा, कॉपर ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रोड एक्टिव होंगी। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में आपको क्या ध्यान रखना है
कब एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगी कि हमने यहाँ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और कॉपर की रॉड ले ली, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। या ये मैंने सोल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट का और यहाँ मैंने एनोड और कैथोड दो रॉड लगानी है और ये दोनों रॉड मैंने जिंक की लगा दी है, तो दिस इज नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराएंगे, हम बाहर से जब करंट पास करेंगे तो हमने जिंक की रॉड ले ली। कुछ बच्चों ने मेटलर्जी पढ़ी होगी 11th स्टैंडर्ड में या 10th या पहले, तो शायद उन्हें याद हो, नहीं है तो ये एक चैप्टर है मेटलर्जी, उसमें ये हम लास्ट स्टेप में पढ़ेंगे और वो लास्ट स्टेप कहलाता है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और उस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जब हम कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ेंगे तो इम्प्योर कॉपर, ये इम्प्योर कॉपर की थिक रॉड लेंगे, फिर ये प्योर कॉपर होगा, इसकी थिन रॉड प्योर कॉपर और नीचे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये देखने को मिला है कि यहां से कॉपर सल्फेट से ये जो इम्प्योर कॉपर है ये सॉल्यूशन में आने लगा, कॉपर आयन सॉल्यूशन में आने लगे अलोंग विद इम्प्योरिटीज भी, और यहां से कॉपर यहां जाके डिपॉजिट होने लगा। तो इम्प्योर कॉपर मतलब कॉपर अलोंग विद इम्प्योरिटी वो नीचे आ गया और प्योर कॉपर यहां चला गया, कॉपर ही डिसॉल्व, कॉपर ही डिपॉजिट, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, या ये कहें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन सी हैं? वो इलेक्ट्रोड्स जो खुद टेक पार्ट कर रही हैं। यहां जैसे कॉपर आके डिपॉजिट हुआ और यहां से कॉपर डिसॉल्व हुआ, सच इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। हमारे कोर्स में क्वेश्चन है कि AgNO3 का सोल्यूशन है और सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली है, तो गिव द रिएक्शंस एट कैथोड एंड एनोड। तो जैसे ही अगर बच्चों को समझ में आ गया कि भैया कह रहे हो तुम AgNO3 का सोल्यूशन है, अच्छी बात है, ये सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एट कैथोड क्या लिखोगे? बस इतना याद रखना है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर में बदल जाएंगे। एट एनोड क्या लिखोगे? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के सिल्वर में बदल जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन। इट इज द इजीएस्ट वन। तो जब हमसे पूछा जाए एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन, या वो कहें गिव प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड एनोड फॉर AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, तो ये दो रिएक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, ये NCERT है और बेटा ये NCERT का लास्ट 3.18 क्वेश्चन नंबर देखिए। 3.18 क्वेश्चन नंबर में अगर आपको दिख रहा हो बच्चों, मैंने थोड़ा और इनलार्ज कर दिया है, अभी और पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको 3.18 दिख रहा हो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 या सॉरी 3.18 का फर्स्ट पार्ट देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये AgNO3 का सॉल्यूशन है और ये सिल्वर की रॉड है, और बताना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ फॉलोइंग। अगर AgNO3 का सॉल्यूशन है और सिल्वर की रॉड है, तो भैया कैथोड पे भी सिल्वर डिपॉजिट, एनोड पे ही सिल्वर डिसॉल्व, एनोड पे ऑक्सीडेशन होकर सिल्वर सॉल्यूशन में चला जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होकर सिल्वर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोनों कैथोड और एनोड पे दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सिल्वर टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज एक्टिव इलेक्ट्रोड केस। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का है। और बेटा ये वाला क्वेश्चन ना एज इट इज 11th की NCERT में भी है, यही 4 रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, रेडॉक्स में भी दिया गया है 11th स्टैंडर्ड में। तो ये हो गया भैया एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का पहला केस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 3 बातों पे डिपेंड करती है। एक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या पढ़ लिया हमने? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में पढ़ लिया कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी तो बाकी कुछ नहीं सोचना, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। जैसे कॉपर का सोल्यूशन होगा, कॉपर की रॉड लगी होगी, और वो पूछेगा एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, तो आपने कहना है एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन। अगर AgNO3 का सोल्यूशन है, सिल्वर की रॉड है, सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन। तो ये है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सेकंड केस है हमारा जिसे हम पैसिव इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, या हम कहना चाहते हैं कि हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 3 बात पे डिपेंड करे। एक करे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एक्टिव पैसिव, दूसरा
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या है समझते हो ना, जैसे NaCl है, और याद रखिएगा अब यहाँ जो रॉड होंगी वो हमारी पैसिव इलेक्ट्रोड्स होंगी, यानी पैसिव वर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा वर्ड है मैं कह दूं यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगी। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन सी होती हैं, जैसे ग्रेफाइट की है, कार्बन ग्रेफाइट की है, प्लेटिनम की है, मरकरी कई बार रिएक्ट भी करता है। फिलहाल प्लेटिनम, ग्रेफाइट या नोबल मेटल्स की जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो ये इलेक्ट्रोड पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डिसॉल्व इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होने दे रही, बट अपना कोई एटम या अपना कोई आयन जैसे प्लेटिनम का आयन है वो डिसॉल्व या डिपॉजिट नहीं होगा। सोल्यूशन में जो रिएक्शन होनी वो सारी होने देंगी, लेकिन अपने के अंदर रिएक्शन नहीं कराएंगी। अब जरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में देखना है। पहले आप देखिएगा सबसे पहला कि इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड या मॉल्टन। तो क्वेश्चन आसान है, फ्यूज्ड या मॉल्टन का मतलब है पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे उन्होंने कहा है NaCl फ्यूज्ड है, तो अगर NaCl फ्यूज्ड है, बड़ा मुश्किल से फ्यूज होता है, ये पिघलता बहुत मुश्किल से है, 1% CaCl2 डाल के पिघलता है। तो अगर आपको याद हो तो डेवी प्रोसेस से ये अलग हुआ था क्लोरीन इस रिएक्शन से, और CaCl2 क्यों डाला, वो फ्रीजिंग पॉइंट कुछ कम कर देता है इसलिए। फिलहाल इसे 1% NaCl डालने के बाद ये Na आयन और Cl आयन में चेंज हो गया, और अब कोई और चीज है ही नहीं, ये तो फ्यूज है, पिघला हुआ है, कोई और चीज नहीं है। तो एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, तो मेरे बच्चे एट कैथोड कैटाइन चला जाएगा और रिडक्शन की रिएक्शन हो जाएगी। भैया कैटाइन जा ही क्यों रहा है, एक प्रैक्टिकल सी बात करो, कैटाइन कैथोड पे जा क्यों रहा है, कैटाइन पे प्लस चार्ज है, इसे अपना चार्ज खत्म करना है, इसके ऊपर प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज खत्म करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी माइनस चार्ज चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कैथोड पे जाके और न्यूट्रल हो जाता है। तो कैटाइन इज मूविंग एट कैथोड टू गेट इलेक्ट्रॉन, टू गेट रिड्यूस, टू गेट चार्जलेस होने के लिए जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे एट एनोड की बात पूछी जाएगी कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुई है, तो ऑब्वियसली Cl आप चाहे ऐसे शो करें या बुक्स ऐसे शो करेंगी, क्योंकि बेसिकली Cl जो है Cl2 में चेंज हो जाता है, एक Cl एटम Cl2 में चेंज हो जाएगा बाद में। तो क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, कैसे हुआ, Cl पे नेगेटिव चार्ज था, उसे नेगेटिव चार्ज हटाना था, इलेक्ट्रॉन को हटाना था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है तो ये रॉड एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन हट गया, ये इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, दिस इज। तो एक कैथोड और एक एनोड पे ये रिएक्शन है, एंड इट इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट। अगर फ्यूज्ड सॉल्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैटाइन को कैथोड पे फेंक डालो, एनाइन को एनोड पे फेंक डालो, प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब है तीसरा जो थोड़ा सा कैड़ा है, जब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लिटिल बिट। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर है वो एक्वस है, तो ये जो NaCl या जो भी इलेक्ट्रोलाइट है ये एक्वस है जी। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस को जरा ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन ज्यादा है। NaCl ना हो चाहे कोई और हो, एक्वस होगा और इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होंगी। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, पहले ये Na और Cl में चेंज हुआ, ये वाटर H और OH में चेंज हुआ, ठीक है, मैं सिंपल में चेंज किया। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे H आयन जाएगा या Na जाएगा, ये वहां जाना है, ठीक है। और ऐसे एनोड पे इन दोनों में से कौन सा आयन जाएगा और क्यों, रीजन चाहिए ना। तो अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, जो इससे पहले मैंने बताया कि भैया कैथोड पे जाना ही काहे के लिए चाहते हैं, ये कैथोड पे जाना चाहते हैं अपना चार्ज खत्म करने के लिए, है ना, चार्ज को खत्म करने के लिए। आपको याद है एक वर्ड हॉस्पिटल्स में यूज होता है बहुत, पेशेंट आपका एडमिट हुआ, बाद में आप उसको लेने गए, तो हॉस्पिटल्स वाले एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आप अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करा लीजिए, ठीक है। बेसिकली उनका क्या मतलब है डिस्चार्ज कराने, व्हाट इज दिस सेंस, डिस्चार्ज करा लीजिए। तो आपको
भले डिस्चार्ज का मतलब वैसे नहीं मालूम, भावनाएं उनकी मालूम है, वो पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। और भावनाएं क्या थी, या इस डिस्चार्ज का मतलब क्या था, जब तक पेशेंट वहां रहा उसके ऊपर चार्ज आ गया है, और जब आप पेशेंट को वहां से हटाना चाह रहे हैं, वो चार्ज हटाइए। चार्ज कैसे हटेगा, वो जो पैसा उन्होंने उस पर लगाया है वो फीस उनको देंगे तो हट जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है। मान लो तुम्हारे दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त आपस में लड़ मरे, ठीक है, दोनों को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, ठीक है, अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना मरम पट्टी ये वो हो गई, धाए धूं, ठीक है, फाइटिंग हो गई, और ये दोनों ही हॉस्पिटल में, आप गए हो मिलने, तो उन्होंने कहा ये जो ए फ्रेंड है आप और ये बी फ्रेंड है, इसको अगर आप ले जाना चाहते हैं तो 50 रुपीज का बिल देना पड़ेगा, इसकी हमने ड्रेसिंग की है हल्की फुल्की, या तो एक आध टिटनेस का इंजेक्शन लगाया है। बोले बी फ्रेंड को अगर ले जाना चाहते हैं तो इसमें 5 लाख का बिल आएगा, ठीक है, इसमें पेसमेकर भी डाला है, हड्डियां भी नहीं डाली है, रॉडे भी नहीं डाली है, 5 लाख का बिल आएगा, किसे डिस्चार्ज कराओ, क्लियर। तो दोस्त तुम्हारे दोनों हैं, लेकिन तुमने सोचा ऐसा अभी एक को ही करा लेते हैं, एक को कम से कम एक को तो करा रहे हैं, दूसरे को उसके पिताजी आगे कराएंगे, है नहीं, अब किसे कराएंगे। तो बेसिकली आप जहां कम खर्चा करना है वहां है, ठीक है, बाकी बात अलग है, तुम तो यही कहोगे क्यों कर रहे हैं दोनों में से एक को भी डिस्चार्ज, 50 रुपए भी ना मेरे लिए इनके लिए, वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन एग्जामिनर के हाथ से नंबर लेने, और मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक दो बच्चे अपनी भावनाएं बताने लगे, वो बता रहे हैं अपनी भावनाएं, हम तो किसी को डिस्चार्ज ना कराऊंगा, हम तो पैसे वाले को कराऊंगा, उसका बाप भी रही से और पैसे मिले, तेरे झापड़ दूंगा ना, सही हो जाएगा तू अभी, केमिस्ट्री सीखो यार, तुम अपनी भावना जोड़ लेते हो बीच में, ठीक है। ये कई लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं एग्जाम्पल से, तो इतने इमोशनली अटैच हो गए हैं कि वो बताने लगे हैं लाइफ में ऐसा हुआ तो कैसा करें, अब केमिस्ट्री के हिसाब से सोच, केमिस्ट्री के हिसाब से, तो केमिस्ट्री का हिसाब क्या, वो थोड़ा ध्यान से देखना क्या है। केमिस्ट्री का हिसाब ये है कि ये जो कैटाइन पे चार्ज है, और इस चार्ज को हटाने के लिए इनके मुंह पे इलेक्ट्रॉन दे मारना है, जैसे हॉस्पिटल वालों को पैसे मारते। अबे जब तुझे फेंक के मारना है इलेक्ट्रॉन, तो एक एनर्जी से मारना पड़ेगा ना, यानी इनको डिस्चार्ज कराने के लिए बाहर से हमें एक पोटेंशियल देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। बाहर से क्या देना पड़ता है, पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। अरे भाई जो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो एक एनर्जी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, वो एक पोटेंशियल से जा रही है, और ये वाला पोटेंशियल इन एलिमेंट्स के लिए क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का कम है। व्हाट इज द मीनिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दीज आयन टू गेट डिस्चार्ज, इन्हें कितनी एनर्जी चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए। हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसे कम एनर्जी चाहिए, ये वो 50 रुपए वाला प्राणी की कम एनर्जी चाहिए, तो जैसे ही करंट पास करेंगे कम एनर्जी वाला निकल लेगा, और अगर कम एनर्जी वाला निकल लिया ये डिस्चार्ज हो गया, वो वहीं रहा सोल्यूशन में। तो कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होता है, दैट आयन डिस्चार्जेस फर्स्ट व्हिच हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो आयन जाके डिस्चार्ज होता है जिसके डिस्चार्ज कराने के लिए हमें कम पोटेंशियल देना पड़े, और उस आयन की लैंग्वेज में व्हिच हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। डन। अब एक मिनट रुको, अब हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल पता ही नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट के डिस्चार्ज पोटेंशियल फिर सीरीज बन जाएगी। भाई प्लेटिनम के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज पोटेंशियल अलग है, मरकरी के रेस्पेक्ट में अलग है, तो फिर से सीरीज कहां तक याद करें। तो एक दूसरा तरीका निकाला है कि रिएक्टिविटी सीरीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन जाके डिस्चार्ज होगा, रिएक्टिविटी सीरीज से भी। कैसे, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कैसे, अब जरा ध्यान से देखना, यहां इस सोडियम आयन को भी इलेक्ट्रॉन लेना है, इस हाइड्रोजन आयन को भी इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन कहलाता है। तो इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें पता है। रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, किस फोर्स से जाके ये रिड्यूस हो रहे हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, अगर तुम्हारे में कॉमन सेंस है तो तुम्हें पता है मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इसका मतलब मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, उनका ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। तो सोडियम जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का बहुत कम है,
ठीक है। और हाइड्रोजन सोडियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है विद कंपैरिजन टू सोडियम। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नियरली 2.1 के आसपास या 2.3 के आसपास या उसके आगे पीछे होगा, 2.1 या 3 माइनस, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से बहुत ज्यादा है, वो -2.7 2.4 कुछ है, ये 0 है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए रिड्यूस पहले होगा। बट जरा इन पॉइंट्स में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे मैंने अब रिडक्शन पोटेंशियल कहा तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो जाके रिड्यूस होगा। दो अलग चीजें हैं। पहली चीज है ये सोडियम आयन और एच आयन में देख रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों आयन्स का नेचर पता है, इन दोनों में कौन हकीकत में जाके रिड्यूस होना चाहता है। बस एक सेकेंड और। तो यहाँ पे कौन जाके रिड्यूस होना चाहता है, तो सोडियम और एच आयन में कौन जाना चाहता है। सोडियम तो राजा महाराजा हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, भिखारियों की तरह भाग के इलेक्ट्रॉन नहीं उठाते। हाइड्रोजन जाना चाहता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो रिड्यूस जल्दी होगा। और डिस्चार्ज पोटेंशियल एकदम अलग कंसेप्ट है, उसका मतलब है कि हम बाहर से पोटेंशियल दे रहे हैं, तो हम पहले थोड़ा पोटेंशियल देंगे काम हो जाए, फिर ज्यादा पोटेंशियल देंगे फिर और ज्यादा। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले जाएगा, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपकी अगली क्लास है, एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है। इस चैप्टर में सिर्फ ये वाली हेडिंग एक बार कल दोबारा रिफ्रेश करा देंगे, और एक हेडिंग फिर बचती है, वो थ्योरी है, उसके नोट्स भेज दूंगा मैं, भेज दिए हैं। दैट इज सेल्स के टाइप क्या है। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएंगे दिस पर। ठीक है बेटा, नहीं डिस्चार्ज पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे, एक कॉमन सेंस लगाना है। कल हम इसको एक बार फिर बताएं। ठीक है, आज मॉर्निंग की क्लास अच्छा पूछ रहा है, मॉर्निंग हुई थी, बिल्कुल हुई थी, क्यों नहीं होगी, और मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर आप नहीं आ पाए तो भेज दूंगा। जो वेलकम।